नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के एमसीक्यूज। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे ये जो एमसीक्यू मटेरियल है वो ले लीजिए। और इसके अंदर इस एमसीक्यू का जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर हमने पहले 30 एमसीक्यूज को कंप्लीट किया है और अभी हम लोग आगे के सेशन देखने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी मटेरियल, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर और जरूरत लगे तो नोटबुक भी रखें ताकि इंपॉर्टेंट वर्किंग या कैलकुलेशन को आप नोटबुक में लिखें या तो फिर पैम्पलेट में ही लिख दीजिए। चलिए, 31 नंबर का हमारा एमसीक्यू जो कि क्या कहता है, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट। आगे बहुत बार आ चुका है। वो कौन सी आइटम में आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आगे वाले में भी समझा चुका हूं, ये रिपीटेड है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बट फिर भी एक बार बेसिक याद करवा दूं तो पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट याद करो। सबसे पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो मिलती है टोटल इनकम। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को माइनस करते हो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को, तो जो प्रॉफिट मिलता है उसके बाद उसमें से माइनस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर उसमें से माइनस होता है एक्सेप्शनल आइटम, फिर उसमें से माइनस होता है टैक्स, तब हमको फाइनली मिलता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन 32 नंबर, इन फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी। ध्यान से देखना, फाइनेंस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल इंक्लूड, अभी फाइनेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है? लोन देना एंड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इनकम कैसे होती है? लोन देंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनकी मेन इनकम होती है। तो यहां पर आंसर होगा रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट। ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि उनका मेन ऑपरेशन, मेन काम ही ये होता है। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? देन नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों, डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो डिबेंचर ये बोरोइंग होती है कंपनी के लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेन हेड, और मेन हेड रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चाहे वो डिबेंचर हो, बैंक लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, ये सारी चीजें, ये भी आगे आ चुका है। देन अ क्लेम ऑफ 73,333 फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन। तो देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है, बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में जाता है। आगे भी आ चुका है कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या कैसे रिकॉर्ड होता है? आफ्टर या अंडर बैलेंस शीट एज फुट नोट। ये आगे भी मैं समझा चुका हूं, फुल फ्लेज एग्जांपल में भी आ चुका है। उसके बाद गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल फिक्स असेट है जो कि नॉन करंट असेट में आती है। तो यहां पर इनटेंजिबल असेट अगर स्पेसिफिक बोले तो नॉन करंट असेट में इनटेंजिबल फिक्स असेट। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी आगे आ चुका है कि एडवांस टैक्स पेड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, एडवांस टैक्स 2 लाख रुपीज पे किया है। प्रोविजन अभी तक हुआ है 1,80,000 का, जबकि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हुई है 1,90,000 की। तो कैलकुलेट टैक्स पेएबल और रिफंड एंड शॉर्टफॉल और सरप्लस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन अंडर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो दो चीजें हमको पूछी हुई है, एक तो कैलकुलेट टैक्स पेएबल या रिफंड होगा, शॉर्टफॉल और सरप्लस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन। तो दो चीजों को कंपेयर करना है, इनकम टैक्स प्रोविजन कितना किया है एंड पे कितना किया है, एंड एडवांस टैक्स कितना है एंड लायबिलिटी कितनी है। तो यहां पर देखो एडवांस टैक्स पे किया है 2 लाख का और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? 1,90,000। तो यहां पर क्या होगा? देखो एडवांस टैक्स 2 लाख पे कर दिया है, जबकि पे करना था 1,90,000 ही, तो 10,000 वापस लेने होंगे। तो यहां पर रिफंड 2 लाख माइनस 1,90,000 ये प्रोविजन है एंड ये एडवांस वाला, तो 10,000 रिफंड होगा। और जो प्रोविजन किया है उसमें क्या हुआ है, तो मैं यहां पर पेन का कलर चेंज कर देता हूं। देखो 1,80,000 टोटल प्रोविजन किया हुआ था, जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 190, तो अभी भी 10,000 का प्रोविजन करना बाकी है। तो प्रोविजन में शॉर्टफॉल हुआ। शॉर्टफॉल कैसे कि टैक्स लायबिलिटी 1,90,000 ये लायबिलिटी है एंड प्रोविजन कितना किया है? 180, तो अभी भी 10,000 का प्रोविजन करना बाकी रहा।
तो यह आंसर आएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। चलिए उसके बाद फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022। बिल्डिंग WDV वैल्यू दी हुई है 750। WDV मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू। सिमिलरली फर्नीचर की भी वैल्यू 31 मार्च 2022 को WDV वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रीसिएशन, याद रखना ये। नाउ डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द असेट for the current year on building at 9.5%, furniture at 25.89%. Under reducing balance method, calculate the amount of depreciation on building and furniture for 31st March 2022. देखो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको एक फुल फ्लेज सम में आया था, और ये सेम चीज, सेम नहीं मतलब सिमिलर चीज आपको इसके फर्स्ट वाले सेशन में आई थी, बट उसमें डिफरेंस था। उसमें सीधा हमको जो वैल्यू दी थी उसी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना था, जबकि यहां पर हमको WDV दिया हुआ है आफ्टर डेप्रीसिएशन WDV, तो इसके ऊपर हम लोग सीधा डेप्रीसिएशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू दी है। तो यहां पर हमको ओपनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है। तो जैसा फुल फ्लेज एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, याद करो, जो कि 15 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो अभी जरा ध्यान से इसके वर्किंग को समझना दोस्तों। पहले तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव टेक्निकलिटीज की वजह से मानोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि सपोज जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 100। बिल्डिंग की बात कर रहे हो, बिल्डिंग का वर्किंग कर रहे हैं, मैं बिल्डिंग का लिख के दिखाऊंगा और फिर इसी तरह से फर्नीचर का हम सीधा कैलकुलेटर पे करेंगे। तो माइनस डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है बिल्डिंग के ऊपर, देखिए 9.5%। तो यहां पर 100 के 9.5% यानी कि 9.5 होते हैं, इसको माइनस करते हैं, चेक कर लीजिए 100 माइनस 9.5% सीधा भी कर सकते हो आप, तो 90.5 ये WDV हो गई। तो अभी समझो कि ये WDV 90.5 है, तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी हो रही है 9.5, और यहां पर हमको एग्जाम्पल में WDV कितनी दी हुई है 7,50,000। तो डेप्रीसिएशन कितना, अभी डेप्रीसिएशन की जगह पर ओपनिंग वैल्यू पूछी होती तो हम ऐसा लिखते कि 90.50 ये WDV है, तो ओपनिंग वैल्यू या ओपनिंग बैलेंस 100, तो 7,50,000 WDV है, तो ओपनिंग वैल्यू कितनी, इस तरह से ढूंढते। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट यहां पर डेप्रीसिएशन पूछा है, तो हम लोग कैसे वर्किंग लिखेंगे कि अगर WDV 90.5 है तो डेप्रीसिएशन 9.5, ये बिल्डिंग की बात कर रहे हो। तो यहां पर हमको एग्जाम्पल में WDV कितना दिया है 7,50,000, तो उसका डेप्रीसिएशन कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7,50,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 90.5। तो अभी कैलकुलेटर पर देखो ये वर्किंग को, 7,50,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 90.5, तो क्या आ रहा है 78,729.2, मतलब पॉइंट के बाद इग्नोर करेंगे, तो 78,729 देखो एक ही ऑप्शन में ही है। तो आगे दूसरे को तो वर्किंग करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर फर्स्ट वाले में भी आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी वाला सही आंसर होगा। बट फिर भी फर्नीचर का भी हम इसी तरह से चेक करते हैं, और मैं वो सीधा आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं, ठीक है। समझना ध्यान से, सीधा कैलकुलेटर पर करेंगे। WDV है हमारे पास 5 लाख एंड डेप्रीसिएशन है 25.89, तो 100 के ऊपर 25.89 करेंगे तो 25.89 डेप्रीसिएशन होगा। तो 100 में से, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं 100, तो 100 में से 25.89 माइनस कर दो तो 74.11। WDV 74.11 ये एज्यूम्ड है। तो अभी हम लोग स्टेप रखेंगे कि अगर 74.11 WDV है तो डेप्रीसिएशन 25.89, तो यहां पर WDV दिया है 5 लाख, तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह से जैसे बिल्डिंग का किया ना, वो देखो कि 7,50,000 WDV दी थी, यहां पर हमको कितना दिया है 5 लाख, तो 5 लाख इनटू जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है यहां पर कितनी हो रही है 25.89 एंड डिवाइड करेंगे WDV से, जो कि यहां पर कितनी हो रही है फर्नीचर की 74.11। तो देखो 1,74,672.7 यानी कि 672 या 73, तो 1,74,672
673 दिया है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिव पर्पस। लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट है, नॉर्मल स्टूडेंट इसको जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। हालांकि ये सेम कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज एग्जांपल में भी था, तो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में 15 मार्क में भी काम लग सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हुई। अभी थोड़े छोटे बच्चे हैं, अभी जिसको बड़ा आ गया वो तो ये सब शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड क्या क्या चीजें आती है, तो शेयर कैपिटल आती है ऑब्वियसली, रिजर्व सरप्लस भी आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी आता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबो। तो यहां पर अपना आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट, तो गुडविल तो भाई इंटेंजिबल असेट है, ट्रेडमार्क भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सब होता है। व्हीकल, भाई व्हीकल जो है वो तो टेंजिबल है। टेंजिबल मैं लिख देता हूं। चलो देन 40 नंबर, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच एक्सीड, ये आ चुका है यार, बहुत बार आ चुका है कि 1% या 1 लाख की लिमिट के ऊपर जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, तो उसको सेपरेटली लिखा जाता है, विच एक्सीड्स, थर्ड टाइम ये आया है। सो आई होप कि अभी ये तो आपको आंख बंद करके भी याद रह जाएगा। क्लियर। चलिए अभी 41 नंबर पर अभी हम लोग एमसीक्यू में आगे और डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अपने एक्सेलेंट कॉमर्स के स्टडी के लिए सास इंस्टीट्यूट से बेहतरीन एजुकेशन लेना चाहते हो, तो हम लोग आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करते हैं, जिसमें ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस एंड साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्चुअली नॉलेज बढ़ेगा, आपका रिजल्ट बढ़ेगा और आपकी करियर को भी इसका तगड़ा बेनिफिट मिलेगा, तो इसका बेनिफिट लीजिए। चलिए 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी, देखो करंट लायबिलिटी इज मैच्योरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अभी लॉन्ग टर्म डेट मैच्योर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो ये नहीं आएगा। अनपेड डिविडेंड, ये भी नहीं आएगा। यहां पर क्या पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पे कर देना है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट अभी 12 महीने के अंदर मैच्योर हो रहा है, पे करना है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब लेस देन 1 ईयर का होता, तो ये तो लॉन्ग टर्म का था, यहां पर लिखा ही था, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अभी मैच्योर हो रही है, तो वो अदर करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगी। अनपेड डिविडेंड, ये तो ऑब्वियस है कि करंट लायबिलिटी ही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम, या इसके साथ साथ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ऑप्शन में दिया होता ना, तो वो सारी की सारी चीजें अदर करंट लायबिलिटी में आती, तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर, अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ, मतलब अगर प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी अपनी जो फ्री रिजर्व्स होती है, लाइक जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीजें, इसका इस्तेमाल वो डिविडेंड देने के लिए दे सकते हैं, इवन दो कि कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट ना हुआ हो या प्रॉफिट कम हो। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग लायबिलिटी एज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनी फॉर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेट हो जाएगा, तो ये करंट लायबिलिटी है। इट इज नॉट हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, देखो ट्रेड करने के लिए मतलब बाई सेल के लिए नहीं रखा है, तो फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। हेल्ड फॉर बिजनेस, अभी यहां पर रखा है तो असेट भी हो सकते हैं, पता नहीं, पर करंट लायबिलिटी नहीं है, ये कंफर्म है। ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ, तो ये भी करंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि 12 महीने में सेटल करना है, मतलब पे करना है। कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिटर द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि नहीं है करंट लायबिलिटी के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा वो, यानी कि ऑप्शन बी। देन
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो कौन से टाइप की असेट है? इंटेंजिबल फिक्स असेट, तो अपना आंसर आएगा ए। सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड मेन हेड, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज, देखो क्लेम नॉट एक्नॉलेज एज डेट मतलब कंपनी ने एज डेट एक्सेप्ट नहीं किया है बट क्लेम है, मतलब ये डिस्प्यूटेड है, अनसर्टेन है, तो वो हो जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन असेट शैल नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट असेट, करंट असेट क्लासिफाई नहीं होगी, मतलब उसको हम करंट असेट नहीं मानेंगे, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज आफ्टर 12 मंथ। अगर आफ्टर 12 मंथ होगा तो ऑब्वियस है कि वो नॉन करंट असेट हो जाएगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन, तो ये तो करंट असेट हो गई। अपने को तो नॉट पूछा, नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट असेट, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड मतलब स्टॉक गुड्स, तो ये भी करंट असेट हो गया। कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस, ये भी करंट असेट हो गया, यहां से ही पता चल जाता है। तो ये ऑप्शन ए ये हमारा आंसर होगा क्योंकि वो नॉन करंट असेट हो रही है और यहां पर यही पूछा कि कौन सी करंट असेट नहीं है, तो जो नॉन करंट असेट है वही तो करंट असेट नहीं होगी। एज पर द रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट 2013 करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, देखो अभी हमने ऊपर देखा था अनपेड डिविडेंड आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आता है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ जाता है, एंड रिफंडेबल शेयर एप्लीकेशन मनी मतलब वापस कर देना है, तो ये याद रखना ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज टाइप ऑफ शेयर, तो यार सबको पता है कि इक्विटी शेयर भी है एंड प्रेफरेंस शेयर भी शेयर्स ही है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। हाँ तो चलिए सर किसी बच्चे को पूछ लेते हैं क्योंकि हमको तो नहीं आता है, तो बहुत इजी है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो आप ये। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, देखो प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है, एक जब डिविडेंड मिलता है तब इक्विटी शेयर के आगे जाके वो लोग खड़े रह जाएंगे, और जब कंपनी बंद हो रही है और कैपिटल रिफंड करना है, पैसे वापस करने हैं कैपिटल के, तो भी यहां पर प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है, इसी की वजह से तो उसको प्रेफरेंशियल या प्रायोरिटी वाले शेयर कहे जाते हैं। तो देखते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में सही है, रिटर्न ऑफ कैपिटल ये दोनों सही है भाई, देखो दोनों चीज आ गई जो मैंने आपको कही, तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल टू अ डिविडेंड एट फिक्स रेट, कहां से भाई? इक्विटी शेयर होल्डर को तो फिक्स नहीं होता है, डिविडेंड मिलेगा या नहीं ये भी पता नहीं है और कितना मिलेगा ये भी पता नहीं है। नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, अभी देखो पहले वाले का ऑपोजिट ही था, तो अगर पहले वाला आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरे वाला ही आंसर होगा। एंटाइटल डिविडेंड प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, गलत है भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी तो देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रायोरिटी मिलती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑल ऑफ दी अबव तो है ही नहीं क्योंकि आंसर बी है अपना, तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर यहां तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 52, बट इससे पहले फिर से याद करवा दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अभी भी साहस एप्लीकेशन का यूज नहीं कर रहे हो, साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हो, ज्वाइन टुडे फॉर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। चलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबको पता है यार, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा हो सकता है, 90% और हायर ऐसा ऑप्शन दे दे, आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है 90% और दूसरे में लिखा है 90% और हायर एज मे बी डिसाइडेड बाय AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो 90% और हायर हो सकता है, AOA में वो बढ़ा सकता है, 90% से कम नहीं चलेगा। एज पर द कंपनीज एक्ट इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर, देखो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हो या इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो, दोनों ही करंट लायबिलिटी ही मानी जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू या फिर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों ही चीजें करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में आती है। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और ये भी याद रखना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, प्रीमियम कंसीडर नहीं होता है, जितनी फेस वैल्यू है उसकी पेड अप कैपिटल मतलब पेड अप अमाउंट के ऊपर ही डिविडेंड कैलकुलेट होता है। चलिए 55, और कंपनीज नेट वर्थ इज नॉट इंक्रीज्ड बाय इश्यू ऑफ, नेट वर्थ इंक्रीज नहीं होती है, देखो शेयर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट भी करेंगे तो हुआ तो शेयर का ही इश्यू, तो पैसे आएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ेगी। शेयर इन पब्लिक इश्यू मतलब IPO, तो इससे भी कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी। राइट शेयर्स
राइट शेयर्स मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको ही नए शेयर खरीदने की ऑफर करते हैं कि आपको खरीदना है तो खरीदो। पर बोनस शेयर तो क्या है, फ्री शेयर है। वो एक्चुअली में क्या हुआ, जो शेयर कैपिटल है उसको स्प्लिट कर दिया बोनस शेयर से, तो यहां पर शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। देखो बोनस शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं बट शेयर कैपिटल नहीं बढ़ती है, याद रखना दोस्तों। तो यहां पर अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन, अभी यार सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर आता है पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द मेन हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड अगर मेन हेड कोई पूछ ले तो बता देना आता है शेयर होल्डर्स फंड। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव with the respect to final account of joint stock company. License will be recorded under the head of यार लाइसेंस, फ्रेंचाइज, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब के सब क्या है, इंटेंजिबल नॉन करंट फिक्स असेट। तो यहां पर नॉन करंट असेट इन फिक्स असेट एज इंटेंजिबल। ठीक है, याद रखना लाइसेंस हो, सॉफ्टवेयर हो, गुडविल हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब के सब इंटेंजिबल नॉन करंट फिक्स असेट। 58 रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम टू शेयर होल्डर्स डिविडेंड। शेयर होल्डर्स क्या डिविडेंड, आंसर ही दे दिया है। देखो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है डिविडेंड, जबकि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट में से माइनस होता है, एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो आ ही नहीं सकता। इंटरेस्ट वाला चल तू कैंसिल, बोलो पेंसिल, इंटरेस्ट टू कैंसिल, मजाक था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यार अभी तो समझाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये सब लिखा, इसमें एक और लिख दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये भी इंटेंजिबल फिक्स असेट ही है, तो इंटेंजिबल नॉन करंट फिक्स असेट। एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, ये साला आगे होना चाहिए था, इसको पीछू डाल दिया हमने, गलती कर दी। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर द विड्रॉवल सेल नॉट फॉल बिलो, मतलब जब हम लोग रिफंड करते हैं, मतलब कैपिटल में से हम लोग पैसे दे देते हैं, तो उसका जो अमाउंट है वो 15% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए ऑफ द शेयर कैपिटल। इफ डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ रिजर्व, अगर डिविडेंड को प्रॉफिट में से, रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जो फ्री रिजर्व का बैलेंस बचता है वो शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पर हमारे 60 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अभी हम लोग इसके मास्टर ब्लास्टर सुपर एक्साइटिंग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15 है बट एक से बढ़कर एक है, एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं, बट वो इसके बाद एक और अलग सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक की चीजों को आप अच्छे से समझ के कंप्लीट करो। इसके बाद वाला सेशन जो है मास्टर ब्लास्टर सुपर एमसीक्यू का, वो भी हमारे साथ एप्लीकेशन पर से आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको जरूर रिफर करें। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स लेना चाहते हैं एट वेरी नॉमिनल फीस, लोवेस्ट फीस, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, या साहस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लाइव सेशंस या साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम को ज्वाइन करें। अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ाए। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।